क्या आपने कभी ऐसे बच्चे को देखा है जो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार लगता हो? जो कभी जिद नहीं करता, जो कभी खिलौनों की मांग नहीं करता, जो घर के बड़े लोगों की तरह बात करता है, जो हर समय दूसरों की भावनाओं का ध्यान रखता है और जिसे देखकर हर कोई कहता है, ये बच्चा तो अपनी उम्र से बहुत मैच्योर है। समाज ऐसे बच्चों की तारीफ करता है। रिश्तेदार कहते हैं, कितना समझदार बच्चा है। शिक्षक कहते हैं, इससे अच्छे संस्कार किसी में नहीं। और माता पिता भी अक्सर गर्व महसूस करते हैं कि उनका बच्चा बिना शिकायत सब कुछ संभाल लेता है। लेकिन मनोविज्ञान एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। हर जल्दी मैच्योर दिखने वाला बच्चा वास्तव में मैच्योर नहीं होता। कई बार वह सिर्फ जीना सीख रहा होता है, क्योंकि उसके पास बचपन जीने का अवसर कभी था ही नहीं। कुछ बच्चे खेलना नहीं छोड़ते, बल्कि परिस्थितियां उनसे खेलना छीन लेती हैं। कुछ बच्चे जिम्मेदार नहीं बनते, बल्कि जिम्मेदारियां उनके कंधों पर रख दी जाती हैं। और धीरे धीरे वह बच्चा दुनिया को संभालना सीख जाता है, लेकिन खुद को समझना कभी नहीं सीख पाता। आज हम उसी अदृश्य मनोविज्ञान की यात्रा पर निकलेंगे। हम समझेंगे कि जब एक बच्चा समय से पहले बड़ा हो जाता है तो उसके दिमाग, उसकी भावनाओं, उसके रिश्तों और उसके पूरे व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वह बच्चा जो कभी बड़ा बनने के लिए मजबूर था, एक दिन फिर से भीतर से जीना सीख सकता है? चैप्टर 1, जब बचपन एक जिम्मेदारी बन जाता है। कल्पना कीजिए, एक 7 साल का बच्चा सुबह उठते ही स्कूल की तैयारी नहीं कर रहा। वह अपनी छोटी बहन को तैयार कर रहा है। माँ काम पर चली गई है, पिता घर पर हैं, लेकिन हमेशा गुस्से में रहते हैं। घर का माहौल ऐसा है जहां कोई भी छोटी गलती बड़ी लड़ाई में बदल सकती है। ऐसे घरों में बच्चे जल्दी सीख जाते हैं कि उन्हें शोर नहीं करना है, रोना नहीं है, माँ को परेशान नहीं करना है, पिता को नाराज नहीं करना है और अपनी जरूरतों को सबसे आखिर में रखना है। धीरे धीरे यह व्यवहार उनकी आदत नहीं, उनकी पहचान बन जाता है। मनोविज्ञान में इसे अक्सर पेरेंटिफिकेशन कहा जाता है, यानी जब एक बच्चा अपने माता पिता की भूमिका निभाने लगता है। यह हमेशा खाना बनाने या घर संभालने तक सीमित नहीं होता। कई बार बच्चा घर का इमोशनल केयरटेकर बन जाता है। वह माँ का दुख सुनता है, पिता का गुस्सा सहता है, छोटे भाई बहनों को दिलासा देता है, घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करता है। वह बच्चा धीरे धीरे यह मानने लगता है कि अगर मैं सबको खुश नहीं रखूंगा तो सब बिखर जाएगा। यहीं से उसकी असली समस्या शुरू होती है, क्योंकि बचपन का सबसे बड़ा अधिकार होता है निर्भय होकर बच्चा होना। लेकिन जब एक बच्चा लगातार चौकन्ना रहने लगे तो उसका दिमाग खेलना छोड़कर सिर्फ बचना सीखता है। चैप्टर 2, सर्वाइवल मोड, जब दिमाग खतरे में जीना सीख लेता है। हमारा मस्तिष्क अद्भुत है। जब उसे सुरक्षित वातावरण मिलता है तो वह सीखता है, खोजता है, सपने देखता है, रचनात्मक बनता है। लेकिन जब वही मस्तिष्क लगातार तनाव में रहता है तो उसका पहला लक्ष्य बदल जाता है। अब उसका उद्देश्य खुश रहना नहीं, बल्कि सुरक्षित रहना होता है। ऐसे बच्चे हर आवाज पर ध्यान देते हैं। दरवाजा जोर से बंद हुआ तो उनका शरीर अचानक सतर्क हो जाता है। किसी के कदमों की आहट आई तो वे अंदाजा लगाने लगते हैं, आज पापा का मूड कैसा होगा, माँ चुप क्यों है, घर में इतना सन्नाटा क्यों है, क्या फिर से लड़ाई होने वाली है। यह लगातार चौकन्ना रहना धीरे धीरे उनके मस्तिष्क की सामान्य अवस्था बन जाता है। मनोविज्ञान इसे हाइपरविजिलेंस कहता है, यानी हर समय संभावित खतरे की तलाश करना। समस्या यह है कि यह आदत बचपन तक सीमित नहीं रहती। जब वही बच्चा बड़ा होता है तो ऑफिस में भी किसी के चेहरे का भाव देखकर घबरा जाता है। रिश्तों में हर छोटी चुप्पी उसे डराने लगती है। कोई जवाब देने में देर करे तो उसे लगता है शायद मैंने कुछ गलत कर दिया। असल में वह वर्तमान में नहीं जी रहा होता। उसका दिमाग अभी भी उसी पुराने घर में फंसा होता है, जहां हर दिन उसे यह अनुमान लगाना पड़ता था कि अगला तूफान कब आएगा। चैप्टर 3, मैच्योर दिखने की कीमत। दुनिया ऐसे लोगों की बहुत तारीफ करती है। कितना रिस्पॉन्सिबल है,
कभी किसी से कुछ नहीं मांगता, सबकी मदद करता है, हमेशा शांत रहता है। लेकिन शायद ही कोई पूछता है, उसने यह सब सीखा कैसे? कई बार जल्दी मैच्योर बनने की कीमत बहुत भारी होती है। ऐसे बच्चे अपनी भावनाओं को दबाना सीख जाते हैं। अगर उन्हें दुख होता है तो वे रोते नहीं, अगर उन्हें डर लगता है तो बताते नहीं, अगर उन्हें मदद चाहिए तो मांगते नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले एक नियम बना लिया था, मेरी भावनाएं महत्वपूर्ण नहीं हैं। धीरे धीरे वे अपने ही दर्द से अनजान हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मजबूत होने का मतलब है कभी कमजोर ना दिखना, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। भावनाओं को दबाना ताकत नहीं, जीवित रहने की रणनीति है। और जो रणनीति बचपन में जरूरी थी, वही बड़े होकर सबसे बड़ी कैद बन जाती है। चैप्टर 4, जब प्यार शर्तों पर मिलने लगे। हर बच्चे को बिना शर्त प्यार चाहिए, लेकिन कुछ बच्चों को यह संदेश मिलता है, अगर तुम अच्छे रहोगे तभी तुम्हें प्यार मिलेगा, अगर तुम रोओगे तो सब नाराज होंगे, अगर तुम गलती करोगे तो तुम अच्छे बच्चे नहीं हो। धीरे धीरे बच्चा यह मान लेता है कि उसका मूल्य उसके होने में नहीं, बल्कि उसके व्यवहार में है। वह हर समय परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। हर गलती उसे असफलता नहीं, अस्वीकार किए जाने का डर महसूस कराती है। यहीं से जन्म लेता है परफेक्शनिज्म। लोग समझते हैं कि पूर्णतावादी व्यक्ति बहुत महत्वाकांक्षी है, लेकिन कई बार उसके पीछे एक डरा हुआ बच्चा छिपा होता है, जो सिर्फ इतना चाहता है, कोई मुझे तब भी स्वीकार करे जब मैं परफेक्ट न रहूं। शायद आपने भी कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जो सबका सहारा बनता है, लेकिन खुद कभी किसी का सहारा नहीं लेता, जो हमेशा मुस्कुराता है लेकिन अपनी तकलीफ कभी नहीं बताता, जो हर किसी की समस्या हल कर देता है लेकिन अपनी भावनाओं से भागता रहता है। ऐसे लोगों को दुनिया मजबूत कहती है, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कई बार सबसे मजबूत दिखने वाले लोगों के भीतर वही बच्चा अब भी बैठा होता है, जिसे बहुत जल्दी बड़ा होना पड़ा था। चैप्टर 5, जब मैं ठीक हूं एक आदत बन जाता है। बचपन में जो बातें हम बार बार सुनते हैं, वे केवल शब्द नहीं रहती, धीरे धीरे वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाती हैं। अगर किसी बच्चे से बार बार कहा जाए, रोना बंद करो, इतनी सी बात पर परेशान मत हो, तुम्हें मजबूत बनना होगा, घर में पहले से बहुत समस्याएं हैं, अब तुम नई परेशानी मत बनो, तो वह बच्चा एक निर्णय ले लेता है। वह सोचता है, मेरी भावनाएं बोझ हैं, अगर मैं अपनी तकलीफ बताऊंगा तो लोग और परेशान हो जाएंगे, इसलिए चुप रहना ही बेहतर है। समय के साथ यह चुप्पी उसकी सबसे बड़ी आदत बन जाती है। जब वह बड़ा होता है तब भी कोई उससे पूछता है, कैसे हो, तो उसका जवाब लगभग हमेशा एक जैसा होता है, मैं ठीक हूं। लेकिन सच्चाई यह होती है कि उसे खुद भी नहीं पता होता कि वह वास्तव में कैसा महसूस कर रहा है। उसने अपनी भावनाओं को इतने वर्षों तक दबाकर रखा होता है कि अब उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो जाता है। मनोविज्ञान में इसे कभी कभी इमोशनल डिस्कनेक्शन कहा जाता है, यानी व्यक्ति अपने ही भावनात्मक अनुभवों से कट जाता है। वह दुखी होता है लेकिन उसे केवल थकान महसूस होती है, वह डरा हुआ होता है लेकिन उसे केवल बेचैनी महसूस होती है, वह गुस्से में होता है लेकिन वह गुस्सा कभी बाहर नहीं आता। भावनाएं खत्म नहीं होती, वे केवल अपना रूप बदल लेती हैं। और फिर एक दिन वह व्यक्ति बिना किसी स्पष्ट कारण के टूट जाता है। लोग कहते हैं, इतनी छोटी सी बात पर इतना बड़ा रिएक्शन, लेकिन उन्हें यह दिखाई नहीं देता कि वह प्रतिक्रिया उस एक घटना की नहीं थी, वह वर्षों से दबे हुए दर्द का भार था। चैप्टर 6, जब प्यार भी एक जिम्मेदारी बन जाता है। जिस बच्चे ने बचपन में दूसरों की भावनाओं का बोझ उठाया हो, वह बड़े होकर भी अक्सर वही भूमिका निभाता है। उसे ऐसे लोग आकर्षित करते हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत हो, जो हमेशा दुखी रहते हैं, जो भावनात्मक रूप से दूर रहते हैं, जो हमेशा समस्याओं में घिरे रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके लिए प्यार का मतलब ही जिम्मेदारी बन चुका होता है। वह सोचता है, अगर मैं इस इंसान को बदल दूं, अगर मैं इसकी मदद कर दूं, अगर मैं इसे खुश कर दूं,
तभी यह मुझे प्यार करेगा। यहीं से शुरू होता है एक खतरनाक चक्र। वह अपने साथी की हर समस्या हल करने की कोशिश करता है, अपनी सीमाएं भूल जाता है, अपनी जरूरतें पीछे छोड़ देता है। धीरे धीरे उसका रिश्ता बराबरी का नहीं रह जाता। वह एक साथी कम और एक देखभाल करने वाला अधिक बन जाता है। और फिर एक दिन वह थक जाता है। उसे लगता है कि वह सब कुछ दे रहा है, लेकिन बदले में उसे वही अपनापन नहीं मिल रहा। असल समस्या उसका साथी हमेशा नहीं होता। कई बार समस्या वह पुराना विश्वास होता है, मुझे प्यार कमाना पड़ेगा, जबकि स्वस्थ रिश्तों में प्यार कमाया नहीं जाता, उसे महसूस किया जाता है। चैप्टर 7, ना कहना इतना मुश्किल क्यों लगता है। अगर आपने ऐसे लोगों को ध्यान से देखा हो तो एक बात लगभग हमेशा समान होगी। उन्हें ना कहना बहुत कठिन लगता है। कोई अतिरिक्त काम दे दे, वे मना नहीं कर पाते। कोई मदद मांग ले, वे अपनी थकान भूल जाते हैं। कोई उनकी सीमा पार कर जाए, वे चुप रह जाते हैं। बाहर से देखने पर यह विनम्रता लग सकती है, लेकिन भीतर इसका कारण कुछ और होता है। बचपन में उन्होंने सीखा था, अगर मैं दूसरों को निराश करूंगा तो शायद वे मुझे छोड़ देंगे, इसलिए वे हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान इसे पीपल प्लीजिंग कहता है। यह दयालुता नहीं है, यह अक्सर अस्वीकृति के डर से पैदा हुई आदत होती है। ऐसे लोग अपने मन की बात कहने से पहले 10 बार सोचते हैं। वे दूसरों की नाराजगी से इतना डरते हैं कि अपनी खुशी की कीमत पर भी समझौता कर लेते हैं। धीरे धीरे वे खुद से एक बहुत महत्वपूर्ण चीज खो देते हैं, अपनी सीमाएं। और जब सीमाएं खत्म हो जाती हैं, तो पहचान भी धुंधली होने लगती है। चैप्टर 8, सफलता का दूसरा चेहरा। दुनिया में कई बेहद सफल लोग ऐसे हैं जिन्होंने कठिन बचपन देखा। उन्होंने संघर्ष किया, उन्होंने मेहनत की, उन्होंने खुद को साबित किया। लेकिन सफलता हमेशा उपचार नहीं होती। कई बार सफलता भी उसी पुराने डर से जन्म लेती है। अगर मैं सफल हो जाऊंगा, तब लोग मुझे स्वीकार करेंगे। अगर मैं सबसे आगे रहूंगा, तब कोई मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। ऐसे लोग कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। एक लक्ष्य पूरा होता है तो तुरंत दूसरा सामने आ जाता है। उन्हें आराम करना अपराध जैसा लगता है। छुट्टी लेने पर बेचैनी होती है, कुछ न करने पर अपराध बोध होता है। उनकी पहचान उनके काम से जुड़ जाती है। अगर काम अच्छा चल रहा है तो वे खुद को मूल्यवान महसूस करते हैं। अगर असफलता मिल जाए तो उन्हें लगता है कि वे खुद ही बेकार हैं। यहीं से शुरू होता है बर्नआउट। शरीर थक जाता है, दिमाग थक जाता है, लेकिन व्यक्ति रुक नहीं पाता, क्योंकि उसे डर होता है, अगर मैं रुक गया तो शायद मेरी कोई कीमत नहीं बचेगी। चैप्टर 9, जब भरोसा करना सबसे कठिन काम बन जाता है। एक बच्चा जिसने बचपन में बार बार निराशा देखी हो, उसके लिए भरोसा करना आसान नहीं होता। वह लोगों से दूर नहीं रहना चाहता, लेकिन बहुत पास आने से भी डरता है। अगर कोई उसकी बहुत तारीफ करे तो उसे शक होने लगता है। अगर कोई बहुत प्यार दिखाए तो वह सोचता है शायद इसके पीछे कोई वजह होगी। अगर कोई सच में उसकी मदद करना चाहे तो उसे असहज महसूस होता है, क्योंकि उसने हमेशा देने की आदत सीखी है, लेने की नहीं। यही कारण है कि ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, लेकिन उनके भीतर की सच्चाई कुछ और होती है। उन्हें जरूरत होती है, बस भरोसा नहीं होता कि कोई बिना शर्त साथ रहेगा। चैप्टर 10, वह बच्चा अभी भी अंदर है। हम अक्सर सोचते हैं कि बचपन खत्म हो गया, लेकिन मनोविज्ञान कहता है बचपन कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह हमारे भीतर रहता है, हमारे निर्णयों में, हमारे रिश्तों में, हमारे डर में, हमारी उम्मीदों में और हमारे आत्मविश्वास में। अगर किसी बच्चे को बचपन में बार बार यह महसूस कराया गया कि उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती, तो बड़ा होकर भी वह अपने ही दर्द को नजरअंदाज करेगा। अगर उसे हमेशा दूसरों की जिम्मेदारी उठानी पड़ी, तो वह आज भी हर समस्या अपने सिर लेने की कोशिश करेगा। अगर उसे बिना शर्त प्यार नहीं मिला, तो वह हर रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश करेगा। यानी बड़ा केवल शरीर होता है,
भीतर का बच्चा वहीं रहता है, उसी उम्र में, उसी इंतजार में कि शायद इस बार कोई उसे बिना शर्त गले लगा ले। अगर आपको लगता है कि यह कहानी केवल कुछ लोगों की है, तो शायद आप हैरान होंगे। दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जो बाहर से आत्मविश्वासी, जिम्मेदार और सफल दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर आज भी वही डरे हुए बच्चे हैं जो हर समय यह सोचते रहते हैं, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या अगर मैं गलती कर दूं तब भी कोई मुझसे प्यार करेगा? क्या मुझे भी कभी बिना कुछ साबित किए स्वीकार किया जाएगा? इन सवालों के जवाब केवल अतीत में नहीं छिपे, बल्कि उपचार की शुरुआत में भी छिपे हैं। चैप्टर 11 हीलिंग की शुरुआत तब होती है जब आप अपनी कहानी बदलना शुरू करते हैं। एक सवाल खुद से पूछिए, अगर आज आपके सामने वही छोटा बच्चा खड़ा हो जो कभी आप थे, तो क्या आप उससे वही बातें कहेंगे जो दुनिया ने उससे कही थी? क्या आप उससे कहेंगे, रोना बंद करो, इतना सेंसिटिव मत बनो, तुम्हें मजबूत बनना होगा? या फिर पहली बार आप उसके सामने घुटनों के बल बैठकर कहेंगे, तुम्हें इतना जल्दी बड़ा नहीं होना चाहिए था? यही वह क्षण है जहां हीलिंग शुरू होती है। हीलिंग का मतलब अतीत को मिटाना नहीं है, क्योंकि अतीत बदला नहीं जा सकता। हीलिंग का मतलब है उस अतीत को नए अर्थ देना। बहुत से लोग पूरी जिंदगी अपने बचपन से भागते रहते हैं। वे खुद को काम में व्यस्त रखते हैं, लोगों की समस्याएं हल करते रहते हैं, नई उपलब्धियां हासिल करते रहते हैं, लेकिन भीतर का खालीपन वहीं रहता है। क्यों? क्योंकि जिस दर्द को कभी महसूस ही नहीं किया गया, वह कभी पूरी तरह खत्म भी नहीं होता। दर्द को दबाने से वह गायब नहीं होता, वह केवल और गहरा चला जाता है, और फिर वह हमारे फैसलों, रिश्तों और व्यक्तित्व के रूप में बाहर आता है। हीलिंग की पहली सीढ़ी है अपने दर्द को स्वीकार करना। स्वीकार करना कि हाँ, मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था जो किसी बच्चे के साथ नहीं होना चाहिए था। और यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का सबसे बड़ा प्रमाण है। चैप्टर 12 आपका इनर चाइल्ड अभी भी आपका इंतजार कर रहा है। मनोविज्ञान में एक विचार है, इनर चाइल्ड। यह कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं, यह हमारे भीतर मौजूद वह भावनात्मक हिस्सा है जिसने बचपन के अनुभवों को अपने अंदर संजोकर रखा है। जब आज भी कोई आपको नजरअंदाज करता है और आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा दर्द होता है, तो शायद प्रतिक्रिया आज के व्यक्ति की नहीं, उस छोटे बच्चे की होती है जिसे कभी अनदेखा किया गया था। जब कोई आपकी आलोचना करता है और आपको ऐसा महसूस होता है कि आप पूरी तरह असफल हैं, तो शायद यह उस बच्चे की आवाज है जिसे हर गलती पर शर्मिंदा किया गया था। जब कोई आपको छोड़कर चला जाता है और आपको लगता है कि आपकी पूरी दुनिया खत्म हो गई, तो संभव है यह उसी बच्चे का डर हो जिसने बचपन में सुरक्षा खो दी थी। समस्या यह नहीं कि वह बच्चा अभी भी हमारे भीतर है, समस्या यह है कि हमने वर्षों से उसकी आवाज सुनी ही नहीं। हम उसे लगातार चुप कराते रहे। हमने उससे कहा, अभी समय नहीं है, मजबूत बनो, कमजोर मत पड़ो। लेकिन वह बच्चा कहीं नहीं गया, वह आज भी वहीं बैठा है, बस पहली बार चाहता है कि कोई उसकी बात पूरी सुने। चैप्टर 13 बाउंड्रीज। ना कहना स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान है। अगर आप बचपन से ही सबकी जिम्मेदारी उठाते आए हैं, तो शायद आपको लगता होगा कि हर समस्या आपकी जिम्मेदारी है। कोई दुखी है तो आपको उसे खुश करना है, कोई नाराज है तो आपको उसे मनाना है, कोई असफल हुआ तो आपको उसे बचाना है। लेकिन एक कठोर सच्चाई है, हर व्यक्ति की भावनाओं की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। यह बात सुनने में आसान लगती है, लेकिन जिन लोगों ने बचपन में पेरेंटिफिकेशन का अनुभव किया है, उनके लिए इसे स्वीकार करना बेहद कठिन होता है, क्योंकि उनका पूरा व्यक्तित्व इसी विश्वास पर बना होता है, अगर मैं सबको संभालूंगा नहीं तो सब टूट जाएगा। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। जब आप हर किसी का बोझ उठाते हैं, तो सबसे पहले आपका अपना मन टूटने लगता है। यही कारण है कि हीलिंग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है बाउंड्रीज बनाना। बाउंड्री का मतलब दीवार बनाना नहीं है, बाउंड्री का मतलब है
यह समझना कि कहां आपकी जिम्मेदारी खत्म होती है और दूसरे की शुरू होती है। कभी कभी सबसे स्वस्थ वाक्य केवल एक शब्द होता है, नहीं। नहीं, मैं यह अभी नहीं कर सकता। नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, मुझे भी आराम की जरूरत है। पहली बार ना कहना आपको अपराध जैसा महसूस कराएगा, लेकिन याद रखिए, अपराध बोध हमेशा गलत होने का प्रमाण नहीं होता। कई बार वह केवल पुरानी आदत टूटने का संकेत होता है। चैप्टर 14, खुद से वैसा व्यवहार करें जैसा आपको बचपन में चाहिए था। जरा सोचिए, अगर कोई 5 साल का बच्चा आपके सामने रो रहा हो, तो क्या आप उससे कहेंगे, तुम बेकार हो, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम किसी काम के नहीं? शायद कभी नहीं। फिर आप खुद से ऐसा क्यों कहते हैं? हम अपने भीतर उसी आवाज को दोहराते रहते हैं जो कभी दूसरों से सुनी थी। धीरे धीरे वह आवाज हमारी अपनी लगने लगती है। लेकिन सच यह है, वह आपकी आवाज नहीं है, वह अतीत की गूंज है। हीलिंग का अर्थ है उस गूंज को पहचानना और उसकी जगह नई आवाज बनाना। जब आप गलती करें तो खुद से कहें, गलती करना इंसान होने का हिस्सा है। जब आप थक जाए तो खुद से कहें, आराम करना आलस नहीं है। जब आप रोना चाहें तो खुद से कहें, भावनाएं कमजोरी नहीं है। याद रखिए, जिस दया की आपको बचपन में जरूरत थी, अब वही दया आपको खुद अपने लिए बनानी होगी। चैप्टर 15, आपकी पहचान केवल आपके दर्द से बड़ी है। बहुत से लोग अपने दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं। वे कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मैं कभी बदल नहीं सकता, मेरा बचपन खराब था इसलिए मेरी जिंदगी भी ऐसी ही रहेगी। लेकिन मनोविज्ञान एक महत्वपूर्ण बात बताता है, ट्रॉमा आपकी कहानी का एक अध्याय हो सकता है, पूरी किताब नहीं। हाँ, आपके साथ अन्याय हुआ होगा। हाँ, आपको समय से पहले बड़ा होना पड़ा होगा। हाँ, आपने वह बोझ उठाया होगा जो किसी बच्चे को नहीं उठाना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी पूरी पहचान उसी दर्द से तय होगी। आपके भीतर केवल एक घायल बच्चा ही नहीं है, बल्कि एक जागरूक वयस्क भी है, जो अब नए निर्णय ले सकता है, जो अब सुरक्षित रिश्ते चुन सकता है, जो अब अपनी सीमाएं तय कर सकता है, जो अब खुद से प्यार करना सीख सकता है। यही हीलिंग है, अतीत को मिटाना नहीं, बल्कि वर्तमान में अपनी शक्ति वापस लेना। शायद आपने पहली बार यह महसूस किया हो कि आपकी कई आदतें आपकी कमजोरी नहीं थी, वे उस छोटे बच्चे की सर्वाइवल स्ट्रैटेजी थी जिसने हर हाल में खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन अब आप वह बच्चा नहीं है। अब आपके पास चुनाव है। आप केवल जीवित रहने के लिए नहीं, बल्कि सचमुच जीने के लिए निर्णय ले सकते हैं। और यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर हिस्सा है, क्योंकि जब एक इंसान अपने भीतर के डरे हुए बच्चे का हाथ पकड़ लेता है, तब पहली बार उसे दुनिया से नहीं, खुद से सुरक्षा मिलने लगती है। चैप्टर 16, हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता। बहुत से लोग सोचते हैं कि हीलिंग का मतलब है जो कुछ हुआ उसे पूरी तरह भूल जाना। लेकिन क्या इंसान सचमुच अपने बचपन को भूल सकता है? शायद नहीं। कुछ यादें धुंधली हो जाती हैं, कुछ चेहरों के नाम भूल जाते हैं, लेकिन बचपन में महसूस किए गए डर, अकेलेपन और असुरक्षा की छाप अक्सर बहुत गहरी होती है। इसीलिए हीलिंग का उद्देश्य यादों को मिटाना नहीं है, बल्कि उनके ऊपर से उस शक्ति को हटाना है जो आज भी आपके वर्तमान को नियंत्रित कर रही है। जरा सोचिए, अगर आपके हाथ पर बचपन में कोई गहरा घाव लगा हो, तो उसके भर जाने के बाद भी एक निशान रह सकता है। वह निशान आपको याद दिलाता है कि कभी दर्द हुआ था, लेकिन वह हर दिन खून नहीं बहाता। भावनात्मक घाव भी कुछ ऐसे ही होते हैं, जब तक वे भरते नहीं, हर छोटी घटना उन्हें फिर से खोल देती है। लेकिन जब हीलिंग शुरू होती है, तो वही घाव आपकी कमजोरी नहीं, आपकी कहानी का हिस्सा बन जाता है। आप उसे छिपाते नहीं, लेकिन वह आपको नियंत्रित भी नहीं करता। चैप्टर 17, माफ करना, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं। इस विषय पर सबसे ज्यादा गलतफहमी यही होती है। लोग कहते हैं, सबको माफ कर दो,
लेकिन क्या हर इंसान माफी का हकदार होता है? मनोविज्ञान इसका बहुत सरल उत्तर नहीं देता, क्योंकि हर कहानी अलग होती है। कुछ लोगों ने जानबूझकर चोट पहुंचाई, कुछ लोग खुद इतने टूटे हुए थे कि वे किसी और को सुरक्षित बचपन दे ही नहीं पाए। लेकिन एक बात जरूर सच है, अगर आप पूरी जिंदगी केवल गुस्से को पकड़कर रखेंगे तो सबसे ज्यादा नुकसान किसका होगा? आपका। माफ करना किसी और को आजाद करना नहीं है। कई बार माफ करना खुद को उस दर्द की जेल से मुक्त करना होता है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि आपको फिर से उसी तकलीफ में लौट जाना चाहिए। अगर किसी रिश्ते ने आपको बार बार तोड़ा है तो दूरी बनाना भी प्रेम का एक रूप हो सकता है। प्रेम हमेशा पास रहना नहीं होता, कभी कभी प्रेम का सबसे स्वस्थ रूप होता है अपने लिए सुरक्षित दूरी चुनना। याद रखिए, बाउंड्रीज और बिटरनेस एक जैसी चीजें नहीं है। आप बिना नफरत किए भी किसी से दूर रह सकते हैं। चैप्टर 18, आपकी सबसे बड़ी ताकत वही हो सकती है जिसने आपको सबसे ज्यादा दर्द दिया। एक दिलचस्प बात है, जो बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं वे अक्सर कुछ असाधारण गुण भी विकसित कर लेते हैं। वे लोगों की भावनाएं जल्दी समझ लेते हैं, वे परिस्थितियों को गहराई से पढ़ लेते हैं, वे जिम्मेदार होते हैं, वे कठिन समय में शांत रह सकते हैं, वे दूसरों के दर्द को महसूस कर सकते हैं। ये सभी गुण अपने आप में बुरे नहीं हैं। समस्या तब होती है जब ये गुण केवल सर्वाइवल के लिए इस्तेमाल होते हैं। कल्पना कीजिए, एक तेज धार वाली तलवार, अगर वह किसी के खिलाफ इस्तेमाल हो तो नुकसान करती है, लेकिन वही तलवार अगर सही उद्देश्य के लिए इस्तेमाल हो तो रक्षा भी करती है। ठीक उसी तरह आपकी संवेदनशीलता आपकी कमजोरी नहीं है, आपकी गहराई आपकी समस्या नहीं है, आपकी जिम्मेदारी लेने की क्षमता भी गलत नहीं है। गलत केवल इतना है कि आपने इन्हें हमेशा अपनी कीमत साबित करने के लिए इस्तेमाल किया। अब समय है इन गुणों का उपयोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जाए। दूसरों को बचाने से पहले खुद को बचाना सीखिए। चैप्टर 19, एक नई विरासत शुरू की जा सकती है। बहुत से लोग डरते हैं कि मैं भी अपने माता पिता जैसा बन जाऊंगा, या मेरे साथ जो हुआ वही आगे भी दोहराया जाएगा। लेकिन यही मनोविज्ञान उम्मीद देता है। जिस क्षण आप अपने पुराने पैटर्न को पहचान लेते हैं, उसी क्षण आपके पास उसे बदलने की शक्ति भी आ जाती है। अगर आपने बचपन में आलोचना सुनी तो आप अपने बच्चों से सम्मान से बात करना चुन सकते हैं। अगर आपको कभी सुना नहीं गया तो आप किसी और की बात ध्यान से सुन सकते हैं। अगर आपको बिना शर्त प्यार नहीं मिला तो आप बिना शर्त प्यार देना सीख सकते हैं। यही पीढ़ियों का परिवर्तन है। हीलिंग केवल आपको नहीं बदलती, वह आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी बदल सकती है। कभी कभी एक व्यक्ति का साहस पूरे परिवार की कहानी बदल देता है। चैप्टर 20, असली परिपक्वता क्या है? समाज अक्सर मैच्योर होने का अर्थ समझने में गलती कर देता है। उसे लगता है जो कभी रोता नहीं वही मैच्योर है, जो हमेशा दूसरों का बोझ उठाता है वही मजबूत है, जो कभी मदद नहीं मांगता वही सफल है। लेकिन असली परिपक्वता कुछ और है। असली परिपक्वता है यह स्वीकार करना कि आपको भी सहारे की जरूरत पड़ सकती है। असली ताकत है अपनी भावनाओं से भागना नहीं। असली आत्मविश्वास है अपनी गलतियों के बाद भी खुद को सम्मान देना। और असली स्वतंत्रता है अपने अतीत को स्वीकार करके भी उसे अपना भविष्य तय न करने देना। शायद यह कहानी आपकी भी थी। इस वीडियो की शुरुआत में हमने एक ऐसे बच्चे की बात की थी जो अपनी उम्र से पहले बड़ा हो गया, जो हमेशा समझदार था, हमेशा जिम्मेदार था, हमेशा दूसरों का ख्याल रखता था। लेकिन शायद आज आपको एहसास हुआ होगा कि उस बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की थी। उसे सलाह नहीं चाहिए थी, उसे परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं थी, उसे और मजबूत बनने की भी जरूरत नहीं थी। उसे सिर्फ यह सुनने की जरूरत थी, तुम सुरक्षित हो। शायद बचपन में किसी ने यह नहीं कहा, लेकिन आज आप खुद से यह कह सकते हैं। आप अपने भीतर बैठे उस छोटे बच्चे से कह सकते हैं, अब तुम्हें अकेले सब कुछ नहीं संभालना पड़ेगा।
अब तुम्हें हर समय मजबूत बनने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें प्यार पाने के लिए खुद को साबित नहीं करना है। अब तुम आराम कर सकते हो। और शायद यही वह क्षण है जब वर्षों बाद पहली बार वह बच्चा मुस्कुराएगा। कुछ घाव समय नहीं भरता, समझ भरती है। कुछ दर्द भूलने से नहीं, स्वीकार करने से हल्का होता है। और कुछ लोग इसलिए मजबूत नहीं बनते क्योंकि उन्होंने कभी दर्द नहीं देखा। वे इसलिए मजबूत बनते हैं क्योंकि उन्होंने दर्द को अपनी पहचान नहीं बनने दिया। अगर आपको कभी समय से पहले बड़ा होना पड़ा था, तो याद रखिए, वह आपकी गलती नहीं थी। लेकिन आज अपने जीवन की अगली कहानी लिखना आपकी जिम्मेदारी है। और शायद यही वह दिन हो सकता है जब आप केवल सर्वाइव करना नहीं, बल्कि सचमुच जीना शुरू करें। अगर इस कहानी में आपको अपना कोई हिस्सा दिखाई दिया, तो इसे सिर्फ एक वीडियो समझकर मत छोड़िए। इसे अपने भीतर झांकने का एक अवसर बनाइए, क्योंकि आत्मसमझ ही आत्म परिवर्तन की पहली सीढ़ी है। अगर आपको ऐसी गहरी साइकोलॉजी और मानव व्यवहार पर आधारित प्रीमियम ऑडियो बुक समरीज पसंद है, तो बुक डॉक रीडर के साथ जुड़े रहिए। अगली यात्रा में हम इंसानी मन के एक और छिपे हुए रहस्य को खोजेंगे। तब तक याद रखिए, सबसे लंबी यात्रा दुनिया की नहीं, अपने भीतर लौटने की होती है।